वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि ईरान और इजराइल की जानिब से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में पूरी आलमी मईशत पर कौन से असरात मुरतब होने जा रहे हैं। जिस तरह तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और पूरी दुनिया की ट्रेड भी इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं जनाब गुलाम गौस साहब और जनाब आमिर अली साहब। गौस साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जंग जो है ये तूल पकड़ती जा रही है और जिस तरह आप स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र आ रहा है कि वहाँ पे जो जहाज़ों को रोका गया या टारगेट किया गया, उसकी वजह से जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी स्टक हैं और जो वैसे भी जो ट्रेड है पूरी दुनिया की वो मुतासर हो रही है, कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया पे इस जंग की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो हमें प्रीवियसली कुछ ऐसी इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल्कुल वॉर की सिचुएशन ना भी हो, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए या ऑयल की शॉर्टेज हुई, जब ओपेक का एक प्रॉब्लम हुआ यूरोपियन कंट्रीज के साथ 1973 में एक प्रॉब्लम आया था, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और इन्होंने कुछ सप्लाई को कंट्रोल किया था। हम्म। सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भी जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी भी, मतलब जो हम एनर्जी लेते हैं अपनी ऑयल से और एलएनजी से, ये टॉप पे है। अभी जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि हम इनके बगैर गुजारा कर सकें। हम्म। सिचुएशन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस सिचुएशन को देखें तो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने, इवन दो अमेरिका को भी 30 दिन के लिए इजाजत दी है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं ताकि हम्म। आपकी जरूरियत पूरी हो। उसकी वजह, अगर ये ऑयल का प्रॉब्लम रहता है तो इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। उसकी वजह है इंडस्ट्री हाईली बेस करती है इन चीजों पे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो बेस करता है इन चीजों पे। अगर ये चीजें वहां पे फॉल करती रही, अगर ये लिंगर ऑन हो गया थोड़ा सा भी प्रोसेस, तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक वेव आएगी इन्फ्लेशन की। हम्म। क्योंकि ये इन्फ्लेशन आएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी जनरल पब्लिक पे। सही और है। ये कोई भी, मतलब इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरे लोग, वो इसको शेयर नहीं करेंगे बल्कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पब्लिक पे आएगा। हाँ। अब पाकिस्तान की सिचुएशन में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो देखें, पाकिस्तान 80 टू 85 हजार बैरल जो है ना ऑयल, वो खुद प्रोड्यूस, इसकी मुकामी प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। अच्छा। जबकि पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है ना पर डे, वो है 400 से 500 बैरल पर डे के हिसाब से। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब है पाकिस्तान अपनी जो जरूरियात है उसका सिर्फ 20%, अराउंड 20 से 15 से 20% जो फ्लक्चुएट होता रहता है, प्रोड्यूस करता है। हम्म। बकाया सारा हम इंपोर्ट करते हैं। हम्म। और पाकिस्तान में आपको पता है रिजर्व्स का पहले इशू है। हमारे रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान में अराउंड 16 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं। हम्म। और अगर पाक इसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमें वो महंगा तेल खरीदना पड़ता है, तो बिलीव मी आपका बहुत जल्दी से डिप्लीट हो जाएंगे आपके रिजर्व्स और आपके एक्सचेंज रेट पे इसका प्रेशर आ जाएगा। अच्छा। एक ये इम्पैक्ट होना है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि आपकी इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है पहले ही आपकी इंडस्ट्री इतना सफर कर रही है, अब और इस पे प्रेशर आएगा तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, वो कम्पिटेटिव पहले भी नहीं है और लेस कम्पिटेटिव हो जाएंगी। हम्म। इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स को दचका लगेगा। हम्म। और आपकी अगर लोकल मार्केट में वो चीजें आती हैं तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिल्कुल एक ठीक है। प्रॉब्लम ये, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो, उसको 10% से कम करना चाह रही है, गवर्नमेंट वहां पे मजबूर हो जाएगी उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाने। क्योंकि अल्टीमेट हमें इसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये बहुत सारे ये इम्पैक्ट्स है एक साइड से। हम्म। दूसरा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे रेमिटेंसेस पे। हम्म। उसकी वजह से आप देखिएगा, जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां पे पाकिस्तान के बहुत सारे डायस्पोरास हैं जो काम करते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। हम्म। अगर वहां पर कारोबार बंद हो जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं या इस वॉर की वजह से, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे।
अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसका डायरेक्ट पाकिस्तान के जो रेमिटेंसीज है वो वेरी करती हैं, मतलब 30, 25, 29 टू 30, 35 के बीच में। हम्म। अगर थोड़ा सा भी गैप आया, हम तो पहले आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर की ग्रांट लेने के लिए अभी हमारे उनसे उनका वफद आया हुआ था पाकिस्तान और होके गया है। तो इसका मतलब है हमारा तो बिल्कुल रेजर एज पे इकोनॉमी आ जाएगी अगर ये थोड़ी सी भी लिंगर हुई ये वॉर। तो अभी अगर पाकिस्तान अपनी सिचुएशन में देखें, एक तो ये हमारी जो मकामी चीजें, दूसरा पाकिस्तान में जैसे ही आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से इंडस्ट्री में अगर एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन होती है या मार्केट में डिमांड कम होगी तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ हम्म। जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले ही पाकिस्तान का काफी हाई है। मतलब अभी तक भी कहा जाता है पाकिस्तान की तकरीबन 8 मिलियन लोग जो अनएम्प्लॉयड है। जी बिल्कुल ऐसे ही अगर है। 8 मिलियन, जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है, 40% के करीब आ हाँ रहा है। जी, अगर 8 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसमें और ऐड कर लें, फिर उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाएगा और इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, अल्टीमेट आपका पॉवर्टी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम्म। तो इससे असल में बात जो क्रिएट होती है वो ये कि इस जंग के पूरी दुनिया पे तो इम्पैक्ट्स होने ही होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पे इसके बहुत शदीद किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे। अब एक जो और चीज खतरनाक है वो ये कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड के लिए अगर हम एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करते तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे होता है। और उसकी वजह से अगर जैसे कि हम्म। इंडिया अपनी 30% जो उसकी टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो मिडिल ईस्ट को देता है। और मिडिल ईस्ट में वैसे का अगर बंद हो गई है चीजें वॉर की वजह से तो इसका मतलब है उनकी इकोनॉमी तो आगे प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर हम उन्हें एनर्जी नहीं देते, जैसे गैस बंद हो रही है, हम्म। एलएनजी हमारे पास शॉर्ट होने वाली है, अगर वो शॉर्ट होगी तो हमारी जो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज है वो सफर कर जाएंगी। अगर हम्म। वो सफर करेंगी तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर ज़रात पे भी में आएगा। बिल्कुल ठीक है। वे आमिर ये साहब, सारी चीजें जी हैं। आमिर साहब की जी तरफ चलते हैं। आमिर साहब, गौस साहब ने बड़ी तफसील से पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर जो दबाव है या और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो दबाव आ रहा है उस पर बात की है। अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि खलीज के अंदर उनकी मईशत के ऊपर क्या खसूसी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम यूएई को सामने रखते हैं तो यूएई का सिर्फ एक ही उनका था प्राइड उनका कि वहाँ पे अमन है, पीस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब यूएई क्योंकि बरह रास्त इस जंग के अंदर मुलवस हो चुका है अमरीकी अड्डों की वजह से। जी असल में थोड़ी सिग्नल लॉस्ट है क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ सकी। जी मैंने अर्ज़ किया है कि जिस तरह गौस साहब ने तो पूरा कवर किया है जो मईशत के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, हम थोड़ा सा यूएई की तरफ भी नज़र दौड़ाएं या खलीजी ममालिक की तरफ कि उनके ऊपर क्या खसूसी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि वो तो दावा करते थे कि हमारे पास अमन है और अमन की वजह से वहाँ पे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया की आई थी। आप क्या समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सस्टेन करेगी या लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे ममालिक की तरफ जाएंगे? जी सर, जहां तक मैं आपकी बात को समझ सका हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो कि यूके सिटीजन्स की थी जो मूव कर गई थी दुबई में और यूएई में, जिसकी वजह से यूएई में प्रॉपर्टी एक बहुत ह्यूज जायंट बिजनेस बन चुका था। अब आपने इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये देखा कि वो लोग जो बड़ा समझते थे कि यूएई और ये जो कंट्रीज हैं जो जीसीसी के बहुत सारे कंट्रीज हैं ये बहुत जो है सिक्योर हैं, बड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं, एक ऐसा अनसीन इम्पैक्ट आया है इन पे कि आपने उन कार्गो प्लेन, उन स्पेशल चार्टर्ड प्लेन्स के बारे में सुना होगा जहां पे लोग 2-2 लाख रुपए की टिकट लेके भी वहां से वापस निकले हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ वो वापस नहीं निकले, उन्होंने पूरे इस खित्ते की वहां से जो इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, ये इम्पैक्ट एक लोकल, यानी कि आप ये ना समझे कि खाली यूएई लेवल पे रहेगा, ये इम्पैक्ट ग्लोबली आएगा और वो जो इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलेंगे। सर इस सिलसिले में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक और बात भी इंगेज करना चाहता हूँ जी जी। कि आप इन द लॉन्ग रन ये देखिएगा कि गवादर की अहमियत मेरा ख्याल है कि वो पहले से बढ़ जाएगी। क्योंकि अच्छा गवादर भी इसी रीजन में है, गवादर भी इसी पैटर्न पे डेवलप होना चाह रहा था, ऑल्दो वो उस तरह नहीं कामयाब हो सका अभी तक। आमिर लेकिन साहब, आमिर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ग्वादर के हवाले से।
और हमें उम्मीद है कि ग्वादर जो है वो आगे वहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। और पाकिस्तान और ईरान की जो चाइना की जो ट्रेड है उसके हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइना की जानब से ये कहा गया कि जो सोस बॉर्डर है उसके ऊपर ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा दिया गया और वहाँ पे रूटीन से सारी ट्रेड चलेगी। वो अगर अभी फ़िलहाल ये खलीजी ममालिक में टेंशन की वजह से अगर ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती तो हम वाया सोस बॉर्डर चाइना की पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इस तरह है कि चाइना गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दैट द एरियल ट्रेड मींस इलाकाई जो तिजारत है उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए बाय रोड से। लेकिन हम आज भी $28 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ एंड वी आर डिपेंडेंट टू वेयर। हम आज भी सोर्स बॉर्डर जो कि हमारा लैंड लिंक है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम उसकी बजाय मुख्तलिफ पोर्ट से वाया कराची इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आई मीन व्हाटएवर। तो ये जो ट्रेड थी ये तो बड़ी देर पहले इसी इलाके से शुरू हो जानी चाहिए थी। और आज भी हमारे पास एक सुनहरी मौका है। आज सोस बॉर्डर खुंजरा पास सारा साल के लिए खुला रहता है। तो हम एक तो अपनी डिपेंडेंसी को इस पे कम से कम करें। और आजम साहब अगर मुझे थोड़ी लिवरेज दे, मैं आपकी बातें सुन रहा था। बात यह है कि पेट्रोल की कंजम्पशन 4 लाख बैरल से ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 4 लाख बैरल में जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वो उन गाड़ियों की है जो गाड़ियां 4000 सीसी वाली हैं। 4000 सीसी से ऊपर वाली जो हमारे पास लैंड क्रूजर्स, ग्रैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर्स और उनके साथ जो डाले चलते हैं। आप आज भी देखें कि पाकिस्तान की एलीट क्लास जब भी मूव कर रही होती है तो 15-15, 20-20 गाड़ियों का हैवी फ्लीट होता है। हम ये तो कहते हैं कि अच्छा बोझ पड़ रहा है। अगर ये बोझ पड़ रहा है एक आम मोटरसाइकिल सवार पे तो उसको भी हम वही 323 रुपये जो भी रेट है उसी रेट पे ऑयल दे रहे हैं। और जो एलीट क्लास है, जो मेरे पास भी अगर अच्छी गाड़ी है तो ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट। आप उस गाड़ी को गाड़ी की मार्क के हिसाब से उसके पेट्रोल के चार्जेस ले ताकि आम लोगों को कम से कम उसका इफेक्ट नजर आए। स्पेशली जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आजम साहब ऑलमोस्ट 70 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर यानी कि यूरिया भी है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन, हर चीज इसमें पी का वर्ड यूज होता है पेट्रोलियम के साथ। वो हर चीज की प्राइस इफेक्ट होती है। हम ये नहीं कहते कि पेट्रोल जो है वो सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी जो बाय इंडस्ट्री है वो 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। अगर हम इसकी प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, लेकिन मैं अपनी आपको एग्जम्पशन देता हूं कि जिस तरह ट्रंप ने फौरी तौर पे कहा जी कि हम बल्कि 2 दफा कहा कि हम पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब उसका हल उसने क्या सोचा कि वो रशियन पेट्रोल जो कि पहले हरफे ममनुआ हो गया हुआ था पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, आज उसी का पेट्रोल 2 दिन बाद पाकिस्तान में 7 लाख बैरल का पहला जो कार्गो शिप है वो डॉक कर रहा है। इसका मतलब है पीछे और भी आ रहे हैं। तो वो चीजें अब इसके ऑल्टरनेटिव हमें देखने पड़ेंगे। आजम सर, आप इस सारे सीक्वेंस को एक और सीक्वेंस के साथ मिलाएं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उनका जो अभी दौरा हुआ है, इमीडिएट एक विजिट था सऊदी अरेबिया का, जहां पे वो खालिद बिन सुल्तान मेरा ख्याल है उनसे उनकी मुलाकात हुई है जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से जो सप्लाई थी वो बहरा अहमर पे जो उनका टर्मिनल है जो कि अदर साइड पे है, यानी कि उनकी वेस्टर्न साइड पे है, वो इफेक्टेड एरिया में नहीं था। वहां से वो सप्लाई हो रही है और वो सप्लाई पाकिस्तान के लिए आ सकती है। अब एक आपके पास एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जहां पे आपको ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने आप को कैसे बचाना है। नंबर 1 सर, इस वॉर में किसी ना किसी आपके हमसायों के घर में आग लगी होती है ना, तो धुआं आपके घर तक जरूर पहुंचता है। ये धुआं पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको इस धुएं से बचना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ेगा। आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ, और आप उस एग्रीमेंट से किसी तरह भी विड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर 1, आपको कन्विंस करना पड़ेगा ईरान को कि वो, मैं तो शुरू से कहता हूं कि जिस तरीके से किया गया उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन उन ममालिक को जो ममालिक कभी इनके दरमियान मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते थे, सऊदी अरेबिया उनमें से एक था, या एक यूरोपीय यूनियन है जिससे मैं हमेशा समझता हूं कि वो भी एक रोल प्ले कर सकती है। आपने सऊदी अरेबिया में मिसाइल मारने शुरू कर दिए, उनकी ऑयल तनसीबात को तबाह करना शुरू कर दिया, तो ये एक स्ट्रेटेजी गलत है।
अगर ईरान इसे डेफर कर चले रहा इस है पे- कि जी ये हम नहीं कर रहे, इस पे ये भी हम हम नहीं कर रहे, तो फिर आमिर साहब इस पे भी हम ज़रा तफसील से बाद में किस टाइम बात कर लेंगे। मियाँ साहब, जनाब। ये सऊदी अरब का जो मुआहदा है हमारा, जी, जी। पाकिस्तान सऊदी अरब का, उससे पहले एक गज़ा पीस बोर्ड बनता है। जी, जी। उसके अंदर सारे ममालिक शामिल होते हैं और उसके बाद हमारा सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस दफाई एग्रीमेंट मुआहदा होता होता है और उसके बाद अचानक ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। जी जी जी। क्या आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका की, इजराइल की एक पूरी सोची समझी साजिश थी नहीं देखिए, कि तमाम ममालिक को पहले एंगेज कर लिया गया पीस बोर्ड के अंदर और उसके बाद उन्होंने ये सारा कटा खोल दिया? देखिए सोची समझी साजिश का जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं ना, कि उनका काम ही ये है, इंपीरियलिस्ट जो फोर्सेस है, साम्राज्य कुव्वतें हैं, वो उनके बल्कि थिंक टैंक्स को भी उन्होंने ओरिएंटेशन इस तरह की दी होती है कि आप इस तरह काम करेंगे, हमारी ये किस तरह तवालत पकड़ सकती है, हमारा जो इक़्तिदार है दुनिया में, इक़्तिदार आला, हेजीमनी की जंग है ना जी, बुनियादी तौर पे डिक्टेशन की जंग है। तो ये तो यकीनन सोची समझी साजिश दिखाई तो दे रही है, ये एक सीरीज दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अब चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने उसमें एक किरदार अदा किया है, जिन आपको इसहाक डार साहब ने सेनेट में वो तकरीर में भी बताया कि जी पाकिस्तान ने कहा कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, और जैसे हमारे दोस्त ने आमिर साहब ने कहा कि हम बैकआउट नहीं कर सकते। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आ गया है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ईरान को ये मुतला किया है कि हम इसका जवाब देंगे अगर हमारी सरजमीन पे नहीं अगर तो मज़ीद अटैक। वो मेरी बात सुने ना, वो सऊदी अरब जवाब देगा ना। जी, जी। उस डिफेंस पैक्ट में वो हमसे तो ये तवक्को ना रखें कि हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे। नहीं, वो हमसे तवक्को रखते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी नाजुक सी सिचुएशन है कि पाकिस्तान इस बॉर्डर लाइन सिचुएशन में किस तरह बिहेव करे, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे इसहाक डार साहब ने एक तकरीर में कहा कि हमने ईरान को कहा कि हमारा उनके साथ मुआहदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इससे उनको बावर कराया कि हम आप पे हमलावर होंगे। इसमें उन्होंने ये बावर कराया कि फिर हम भी इसमें हैं, जब सऊदी अरब पे अटैक कर सोचें कि पाकिस्तान का आपका दोस्त भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ये तो शायद इससे चीज़ सॉफ्ट हो कर्नल जाए। साहब की इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है कि ये पीस बोर्ड वाला सारा मामला, इस पर पहले भी बात की है आपने। तो कर्नल साहब, क्या वो अगर हम पे तवक्को रखते हैं ये, तो हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस जंग के अंदर? इस तरह जी, हम पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो सहरी गुजरी है, इस सहरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और जब उसकी खबर ट्रंप को मिली तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, थ्रेटन किया, ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया उन्हें सऊदीया को, मगर MBS खड़ा हो गया। सो फिर इस वक्त गल्फ़ में और ईरान के दरमियान ब्रिज बन चुका है जी। अच्छा, बहुत ये दुआ करें ये कायम ये तो बड़ी अहम, ये बड़ी इम्पोर्टेंट अहम और अच्छी खबर। दुआ करें ये कायम रहे। अगर ये कायम रहेगा तो बहुत इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा, सऊदीया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और ना सिर्फ सऊदीया ने बल्कि पाकिस्तान ने, ईरान ने, सब ने मिलकर, टर्की शर्की ने। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आपको नज़र आएगा। अगली बात, CIA ने प्लान किया हुआ था तमाम मुस्लिम मुल्कों में जहाँ वो जाना चाहते हैं, उन्होंने बूट ऑन ग्राउंड क्या करने हैं, उधर वो कुर्द छोड़ते हैं। इस दफ़ा उन्होंने जो हमें रेलिवेंट है, इन्होंने बलूचिस्तान से मजीद ब्रिगेड को लिया, BLA को लिया, इन्होंने तालिबान को साथ लिया, दाइश को लिया। ये सारा कुछ जो अफ़गानिस्तान में इकट्ठा हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, ये सारा ईरान में लॉन्च करने के बाद ईरान का एक हिस्सा अलहदा करके तो उधर झंडा को खड़ा करके तो विक्ट्री निशान। वो जो इन्होंने एक दफ़ा ईरान के साथ बात करते करते बलूचिस्तान का जिक्र किया था। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि बूट ऑन ग्राउंड हुए 2 दिन पहले, और वो बूट इन ग्रेव हो गए। अच्छा, बूट ऑन ग्राउंड जो है वो बूट्स इन ग्रेव हो गए। ये नहीं बूट वो ऑन कब्रिस्तान, वो बूट ऑन ग्राउंड वाले जो 200 फौजी वो ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने मारे हैं। जी, मारे भी हैं, पकड़े भी हैं। वो अच्छा, जो अमेरिकन डेल्टा फोर्स है, वो इस वक्त कुछ कब्रिस्तान में है और कुछ आधे अस्पताल में। मतलब कि आप इसको कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को? जी, मैं जो लेटेस्ट खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात दो खबरें मैं आपको, एक साहब। एग्रीमेंट की, एक इसकी, और तीसरी इसकी भी, तालिबान इन्वॉल्व थे।
ये सारे का सारा रीजन जो है, ये जो अभी हम अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये हम इस्लाम के ऊपर, मुसलमान मुल्कों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, अपना खून दे के सबको मजबूत कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात की कर्नल साहब ने, जो 200 फौजी मारने का दावा किया गया था ईरान की जानब से, और बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। अब कर्नल साहब ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात की है कि ये बिल्कुल रियलिटी है इसके अंदर, ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम मेहमानों का, जनाब हैदर अली ख़ान साहब का, कर्नल सैफ कुरैशी साहब का, मियाँ सैफुर्रहमान साहब का, ग़ुलाम गौस साहब का, आमिर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि जंग में कुछ ना कुछ बेहतरी आ चुकी होगी, जंग ख़त्म हो चुकी होगी, और जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है वो उसके अंदर कोई रुकावट पैदा हो चुकी होगी, और बहुत सारे ममालिक के अंदर सेंस प्रिवेल कर जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।